हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स रहे हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ एमसीक्यूज होंगे, प्लस मेंस का एक आंसर राइटिंग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एंड आज जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 2024 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अ, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके इसकी पीडीएफ एक्सेस कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम और भी जो पॉइंट कंटेंट होगा वो यहीं पर आपको शेयर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, और पहला टॉपिक है हमारा भू नीर पोर्टल के बारे में। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। क्या कभी आपने ये वर्ड सुना? भू भू का मतलब होता है धरती, ठीक है, और नीर का मतलब होता है पानी। तो जब एक वर्ड हो गया आपका धरती, एक वर्ड हो गया पानी, आप कहीं ना कहीं इसके साथ दोनों को कनेक्ट कर पाओगे। दरअसल में क्या हुआ है ना, हमारी एक बहुत ही फेमस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसने दरअसल में इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर पोर्टल का? ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है ना, ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा। किस चीज़ के लिए? कोई भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करना है, उनको मैनेज करना है, उसके लिए यही पर्टिकुलर पोर्टल है। कई बार आप लोग भी ऐसा करते हो ना कि आपको लेट से ग्राउंड वाटर विड्रॉल, मतलब ग्राउंड वाटर निकालना है, उसके लिए परमिट वगैरह चाहिए। तो वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, उनका जो फ्लो है, वो सारा आपको इसी पर्टिकुलर पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। और ये पोर्टल अपने आप में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। साथ में अगर आप नोटिस कर पाओगे, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर, राइट। उन सब चीज़ों की जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स होती हैं वो आपको इसी पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। और ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है या प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर पॉलिसीज के बारे में, ग्राउंड वाटर कंप्लायंस के बारे में, कुछ और पॉलिसीज के बारे में या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान में ये रखिएगा कि इसको जो बनाया गया है दैट इज बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मददगार होने जा रहा है हमारा जो ये जो पोर्टल था रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, दोनों की दोनों आपकी नेशनल और स्टेट लेवल दोनों को यहाँ पे कवर करेगा, प्रॉपर एक जानकारी सबको मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं कुछ भी जो पॉलिसी के या प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, कुछ परमिट्स चाहिए पानी विड्रॉ करने के लिए, वो सारे के सारे आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे। कई बार यूपीएससी इस तरह के पोर्टल्स का पूछ लेता है, तो प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। अदरवाइज मेंस के अंदर जब आप कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हो, राइट, उसके अंदर आप इसमें एज अ वैलिडेशन पॉइंट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सेकंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट। देखो, अभी आप लोग जानते होंगे, आपने आईआर में पढ़ा होगा कि G20 का समिट हमें देखने को मिला कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। जब ये समिट हुआ G20 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, यहीं पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ना आपस में अपना सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी समिट के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप हमें होती हुई देखने को मिल जाती है। अब क्या है ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप? देखो, यहाँ पर हम दोनों देश मिलकर फोकस करेंगे सोलर एनर्जी के ऊपर, फोकस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, एनर्जी स्टोरेज इन्वेस्टमेंट्स आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे फोकस रहने जा रही हैं इन द रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन। इसके साथ ही साथ हमने साथ में मिलकर डिफेंस और सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए आपस में लंबे समय की कोलैबोरेशन करने की यहाँ पे सोची भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, आप लोग जानते होंगे खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की, आप लोगों ने नोटिस करा ही होगा कि किस तरह से चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यहाँ पे अपनाने की कोशिश कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वहाँ पर वो जो यूएन क्लॉज होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, खासकर साउथ चाइना सी के अंदर ये सब चीज़ें चाइना नहीं मानता है, आप लोगों ने नोटिस करा ही होगा। बट हमारे जो क्वाड के देश हैं उनका हमेशा फोकस यही रहा है कि किस तरह से सारे एरियाज के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा पाए। ये डिस्कशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडो पैसिफिक विजन हो गया, ठीक है, हमारी जैसे ओपन इंक्लूसिव स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक जो हमारा इंडिया का फोकस भी रहा है, उसको हम कैसे और आगे लेकर जा सकते हैं, चाइना की असर्टिवनेस को कैसे कम किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे हमें डिस्कशन होता हुआ देखने को मिला। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि दुनिया में जो भी युद्ध चल रहे हैं, जो भी मसले इस तरह से चल रहे हैं, उनमें डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इन कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम यहाँ पे ख़त्म करें।
दैट इज़ द फोकस ऑफ बोथ द कंट्रीज। इसके अलावा हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन एजुकेशन, मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने एश्योर किया कि जो भी भारत मूल के जो लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन को हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। अब एक चीज़ ना आपको इंडियन ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये तो चलो आईआर वाला पार्ट हो गया, पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इकोनॉमिक सेंस में भी पार्टनरशिप आपको बहुत स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल जाएगी। दरअसल में क्या हुआ था ना, हम लोगों ने एफटीए साइन किया था 2022 के अंदर, एंड ऑफ 2022 में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, पिछले वीक्स के अंदर ही मैंने आप लोगों को ना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ईपीसीए हो गया, इस तरह से मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। इनफैक्ट बाकी और चीज़ें हो गया, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, मॉनेटरी यूनियन हो गया, इकोनॉमिक यूनियन, ये सब अलग अलग डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो, भारत जब आज के समय की वजह से आरसेप का इंडिया पार्ट नहीं है ना, काफ़ी साल हम लोग नेगोशिएशन में थे, बट पार्ट नहीं बने आरसेप का इन दी एंड। हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग कंट्री के साथ हम एफटीए साइन कर पाएँ, एंड अगर ये जो एफटीए हों, ये दोनों देशों के हित में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफटीए की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, है ना। और इंडिया इसीलिए 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी इस तरह से साइन किया है, जो कि इफेक्ट में आया 2022 से। इसके माध्यम से क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज थे वो कहीं ना कहीं और बेहतर हुए, क्योंकि जो भी अलग अलग टैरिफ्स पहले लग रहे थे या अलग अलग ट्रेड बैरियर्स थे, उनको एक तरह से यहाँ पे इसके माध्यम से रिमूव किया गया। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे, इससे बेनिफिट ये हुआ कि भारत को जो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का था उसका अच्छा खासा आपको एक्सेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको अब ज़ीरो ड्यूटी का एक्सेस मिल चुका है, यानी कि बहुत आराम से हम अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे भेज सकते हैं। तो काफ़ी सस्ते में हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की मार्केट पे जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली अच्छे से जो कस्टमर्स होंगे वो उनको खरीद पाएंगे, और इंडिया को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, क्योंकि जो स्टेम सेक्टर होता है जिसमें हम बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की, तो इन सेक्टर्स के अंदर डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज यहाँ पे मिलते हैं इंडिया को। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो वहाँ पे आराम से जाके काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए थी। अगले दोस्तों टॉपिक पे आते हैं, दैट इज दीपम इशूज रिवाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग नॉर्म फॉर सीपीएसएस। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, न्यूज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें ना थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जैसे कि अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीपीआईआईटी, है ना, मैंने कई बार डिस्कस किया है, आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय है, उसके अंदर भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक है आपका दीपम। दीपम स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या मुद्दा है इस चीज़ का? देखो, आप नोटिस करना, बहुत सारे हमारे, हम लोग कई बार सोचते हैं यार इसको बेच देते हैं, या फिर सरकार सोचती है कि नहीं यार इस पर्टिकुलर चीज़ में अपना शेयर कम करना है, राइट, या फिर ओनरशिप या कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देना है, राइट। जो इस तरह से कौन से पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बेचना है, या कितने प्रतिशत तक वहाँ पे शेयर कम करना चाहिए, राइट। एंड जो हमारे अलग अलग एसेट्स हैं उनसे कैसे हम पैसा कहीं ना कहीं अपना पैसा मतलब किया जा सकता है, वहाँ से पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो सारे के सारे काम कौन देखता है? वो डीपम ही देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका नाम जो था वो अभी 2016 में ही बदला था। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का नाम आता है। एंड उसी तरह से जो आपका यूनियन बजट होता है उसको बनाना, उसको प्रेजेंट करना, ये किसकी जिम्मेदारी रहती है? वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की ही यहाँ पे जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी होती है, यानी कि कितना टैक्सेशन होना चाहिए, कितनी स्पेंडिंग करनी है, राइट, कैसे एक बजट को हमें यहाँ पे लेके आना है ताकि वो बैलेंस बजट है या किस तरह का बजट है, वो सारा का सारा फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, या फिर जो ऐसी स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, उनके लिए बजट बनाने की जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे सामने एक और है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है? ये बात करता है आपके पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की इन द
सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओवरसी करता है, या फिर आपके स्टेट के फाइनेंसिस के मुद्दे होते हैं वो देखे जाते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन नहीं बोलता कि क्या क्या आपको अलग अलग आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवल्यूशन होना चाहिए, राइट, उसको इंप्लीमेंट करना इसकी जिम्मेदारी रहती है। प्लस एट द सेम टाइम जो पे कमीशन आती है, जैसे सेवंथ पे कमीशन हो गया, उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना भी इसकी जिम्मेदारी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात करता है कि देश में कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। अलग अलग जो स्कीम चलती हैं, प्रधानमंत्री सॉरी आपका जनधन योजना हो गया, राइट, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर्स, राइट, सब लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस मिले, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस देखता है। उसके अलावा हमारे सामने है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट, ये एवेल्युएट करता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की आपका कितना, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप लोग नोटिस करते हो किसी को नवरत्ना स्टेटस देना है, महारत्ना स्टेटस देना है, तो वो कौन देखता है? वो यही आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ही देखता है। पहले क्या होता था, पहले ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता था, पर 2021 में यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन जुलाई 2021। तो ये तो हो गया, देखो, एक, दो, 3, 4 और 5। इसी तरह से छठा भी एक आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कई बार हम बहुत सारे टैक्सेस की बात करते हैं ना, तो वो टैक्सेस वाला जो मुद्दा आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये अलग अलग टैक्सेशन मैटर्स को यहाँ पे देखता है, और यहाँ पर इसकी बहुत सारे और एंटिटीज मदद भी करती है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो गया, राइट। टैक्सेस वाला जो सारा मुद्दा होता है वो यहाँ पे इनके द्वारा ही देखा जाता है। एंड अटैच्ड ऑफिस की बात करें तो ईडी हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, वो हमें इसके अटैच्ड ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। तो ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको एक अच्छा आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, मतलब दीपम न्यूज़ में है ना, तो दीपम का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया, कैसे एक डेफिनेटली डिपार्टमेंट है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है, बताता है कि कौन से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करना है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि यार जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है ना, वहाँ से अच्छा खासा हमें पैसा मिलता रहे, प्रॉपर उनकी वैल्यू रियलाइज हो, ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पब्लिक एसेट्स का। ऐसा ना हो कि सरकार की कोई कंपनी तो है पर वो अपने आप पे लॉस मेकिंग होती रहे, ये हम नहीं चाहते। तो एक काम तो इसका हो गया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी कि अगर मान लो ओनरशिप या कंट्रोल को ट्रांसफर करना हो प्राइवेट एंटिटीज को, तो वो दीपम ही देखता है। मिनॉरिटी स्टेक हो सेल हो गया, कुछ एक छोटा सा हिस्सा सेल करना है, या फिर एसेट मोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सड़क है या कुछ और है, वहाँ से हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, कुछ खाली लैंड पड़ी हुई है वहाँ से हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारा देखना आपके दीपम की ही जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, उसको मतलब जो भी आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कितना शेयर होल्डिंग है, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना, वो भी दीपम का ही जिम्मेदारी देखने को मिल जाती है। अब दीपम को हेड कौन करता है? ये सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ पे इसको हेड करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो अभी क्या चेंजेस लाए गए हैं, उतने इंपॉर्टेंट भी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। अभी क्या बात हुई है ना, जो रिवाइज्ड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस दी गई हैं, उसमें ये बोला गया है कि डिविडेंड देना, डिविडेंड किसको मिलता है? जो मालिक होते हैं। तो जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, उनको मिनिमम एनुअल डिविडेंड कितना देना होगा? 30% देना होगा। जितना भी उनका पैट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना भी हुआ ना, उसका 30% जो होगा कम से कम, वो उनको पेमेंट देनी होगी एज अ डिविडेंड, या फिर 4% ऑफ नेटवर्थ। जो भी दोनों में से ज़्यादा होता है ना, उतना पैसा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें बाय बैक का ऑप्शन, देखो कई बार क्या होता है ना, कंपनी को लगता है यार शेयर हमारा थोड़ा अंडर वैल्यूड है, उस केस में कंपनी वापस शेयर खरीद लेती है। तो यहाँ पर इनको बोला गया है कि जिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की नेटवर्थ 3,000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना, और कैश और बैंक बैलेंस उनका 1,500 करोड़ से ज़्यादा है, राइट, और अगर उनको लगता है कि उनका जो मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के नीचे है, उस केस में वो क्या कर सकते हैं? शेयर बाय बैक कर सकते हैं, ताकि उससे शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो अपने आप पे बढ़ पाए। उसी तरह से बोनस शेयर इशू भी कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा है कि उनकी जो रिजर्व्स और सरप्लस है वो काफ़ी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो बोनस शेयर्स भी इशू यहाँ पे किए जा सकते हैं। या इवन अगर हम बात करें शेयर स्प्लिट, जैसे कई बार होता है कि एक शेयर को 2 शेयर्स में तोड़ दिया जाता है, राइट? तो वो होता है आपका शेयर स्प्लिट। तो अगर मान लो कुछ ऐसी एंटरप्राइजेज़ हैं जहाँ पर उनकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेस वैल्यू, उस केस में स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स भी करी जा सकती है। तो ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई हैं। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एज़ आई टोल्ड यू, मेजर इंपॉर्टेंट था अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को समझना, एंड वो हमने अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया भी है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ 2 एमसीक्यूज़। पहला आपका होमवर्क रहेगा राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में, या पढ़ोगे राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बातें।
एंड इनका आंसर मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, वो था आपका डिजी फ्रेमवर्क के बारे में। दोस्तों डिजी फ्रेमवर्क क्या है? डिजी फ्रेमवर्क का अर्थ है यहाँ पे डिजिटल कॉपरेशन फॉर इंडो पैसिफिक ग्रोथ। ये है आपका डिजी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ पता क्या है, जो आपके तीन देश, आपके यूएसए, आपका जापान और आपका जो साउथ कोरिया है, इनके बीच में आपको एक कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगी, जहां पर ये इंडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं। इंडिया को यूटिलाइज करने का मतलब ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया को एज प्रॉपर पार्टनर बनाते हुए हम यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को बढ़ाएं। तो भारत की जो इंडिया की डिजिटल इकॉनमी है, वहाँ पर रिसोर्सेज को पूल करते हुए, ठीक है, आने वाले टाइम्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी पॉइंट है, चाहे आपका 5G हो गया, आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, है ना, उनमें ये इंडिया के साथ डेफिनेटली ये काम करना चाहते हैं। तो ये बात है आपके डिजी फ्रेमवर्क की, जिसमें इंडिया के साथ यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी जापान, यूएसए और साउथ कोरिया डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 देखने को मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। देखो यहाँ पर ना दरअसल में 500 के 500 बिल्कुल करेक्ट है। इंडस्ट्री 1.0 उसको बोला जाता है जहाँ पर मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन के माध्यम से चीज़ों का हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने लग गए। फिर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इंडस्ट्री 3.0 के अंदर ऑटोमेशन की बात हुई। इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात करते हैं उसमें डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्री 5.0 में हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर एक पर्सनल नीड्स को सारी चीज़ों को कैटर किया जाएगा। तो यहाँ पर 500 के 500 पेड़ आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज का आपका मेंस का होमवर्क ये रहेगा, ये यूपीएससी ने अभी पूछा है 2024 के अंदर ही। इसके एटलीस्ट आप कुछ पॉइंटर्स ना मुझे आप कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या ये था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप लोग जानते होंगे कोई भी आंसर हम लिखेंगे वहां पर हम इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में ही लिखना होता है। यहाँ पर सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन तो कहाँ से आएगी? सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ सकती है करंट अफेयर से। कैसे? देखो पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन्फ्लेशन को ही। तब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा फोकस रहता है कि इन्फ्लेशन 4% रहे एंड मिनिमम टू मैक्सिमम 2 से 6% के बीच में हो सकती है। पिछले हफ्ते हमने नोटिस किया कि कैसे ये जो नंबर था वो 6% से ऊपर चला गया था, एंड उसका मुख्य कारण क्या था? फूड इन्फ्लेशन का होना। चाहे रूरल सेक्टर की बात करें चाहे अर्बन सेक्टर की बात करें, दोनों जगह के ऊपर हमें फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल जाती है, एंड जिस वजह से हमें इन्फ्लेशन का आंकड़ा अपने जो टारगेट था उसको ब्रीच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सकती है जहाँ पर आपने करंट अफेयर्स का रेफरेंस दे दिया, उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर दिया। अब दोस्तों अब अपनी बारी आएगी बॉडी की। बॉडी के अंदर हम क्या बात करेंगे? बॉडी के अंदर पहली बात तो हमें ना यही बताना पड़ेगा कि क्या कारण है परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। क्या लगता है क्यों इतनी ज्यादा हमें फूड के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल जाती है? कुछ तो कारण आप लोगों ने भी सोचे होंगे ना, क्या लगता है? देखो सबसे बड़ी चीज तो अगर फूड के अंदर हम बात करें ना, एक तो पहली बात ये है कि हमारा जो सप्लाई चेन है, कई बार उसके अंदर हमें कुछ डिसरप्शंस देखने को मिल जाती हैं। कैसे सप्लाई चेन के डिसरप्शंस? देखो हमने अभी थोड़े दिन पहले ना अनियंस की बात करी थी, आई थिंक लास्ट वीक की बात करी थी। तो अनियंस का हमने नोटिस किया कि कैसे प्राइस 80 रुपये 100 रुपये किलो हमें देखने को मिल रहा था मार्केट के अंदर। क्या रीज़न था उसका? देखो उसका रीज़न ये था कि अक्टूबर मंथ के अंदर हमें एक बारिश देखने को मिली, ठीक है, रेन पैटर्न हो गया, ठीक है। बहुत ही कई बार ना रेन या तो होती नहीं है या फिर अनसीजनल हो जाती है, दोनों से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उससे पूरा पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करो, हमारे पास कोई प्रॉपर स्टोरेज भी तो नहीं है, मतलब है बट फिर भी मतलब प्रॉपर जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए उनमें कई बार दिक्कत आ जाती है। हमारे पास जो रीफर वैन्स होनी चाहिए उनमें दिक्कत आती है, यानी कि सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, है ना, प्रॉपर हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। हमारा जो सप्लाई और डिमांड का खेल था उसके अंदर ऊपर नीचे वेरिएशंस तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है कि सप्लाई और डिमांड में ना एक तरह सा हमें जो इम्बैलेंस होता है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो बात मैं स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की कर रहा था ना, इसी के साथ आप कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। देखो कई बार पता क्या होता है कि किसान ने फसल अपनी काट तो ली, फसल अवेलेबल है, सब कुछ है, पर
कहीं ना कहीं प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल ना होने की वजह से कि कैसे वो चीज़ अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। और ऐसा यहाँ पे नीति आयोग ने भी बोला था कि हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपए का हमारा लॉस हो जाता है, बिकॉज हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है इन सभी चीज़ों का। एक ना और जो कॉज बताया जाता है वो है आपका एमएसपी का। देखो, एमएसपी किसानों की मदद करने के लिए डेफिनेटली पॉइंट है, पर कई बार क्या होता है एमएसपी ना पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी डेफिनेटली बढ़ाया जाता है। और आप नोटिस करोगे कि अगर मान लो एमएसपी बढ़ाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में वो चीज़ का जो प्राइस होगा वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है। उसके अलावा अगर मान लो जो इनपुट कॉस्ट थी, इनपुट कॉस्ट मतलब जैसे किसान जो बना रहे हैं, मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया या जो भी आपका, ठीक है, आपका पेस्टिसाइड्स हो गया, या जो भी इनपुट्स उनको अपने खेत में देने पड़ रहे हैं ना, अगर वो खेत में इनपुट देने का जो कॉस्ट है वही बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ों के दाम हमें डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक और जो समस्या आती है वो होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, राइट? बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड आपकी जो सॉरी डिमांड बढ़ सकती है या फिर उनके प्राइस बढ़ सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी क्या आएगा? हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट? तो ये सब कहीं ना कहीं मुद्दे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो या फिर आप ये भी बात कर सकते हो कि जो किसान है वो थोड़ा मोनोक्रॉपिंग की तरफ है। कुछ ऐसे जो फसलें हैं जो उगानी चाहिए, जैसे आपका ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गया, वो थोड़ी वो कम उगाते हैं, है ना? और एमएसपी जिसका ज़्यादा होता है उसको उगा लिया जाता है। तो ये सारे कहीं न कहीं कारण बनते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्ज़ाम्पल दे के यहाँ पे आंसर दे सकते हो। पर ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको डेफ़िनिटली आपके आंसर में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि क्या कॉजेज़ होते हैं पर्सिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन के। सेकंड पार्ट है ये है कि इफेक्टिवनेस के ऊपर आप ज़रा कमेंट कीजिए टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, जब भी इस तरह से आपसे पूछा है ना इफेक्टिवनेस, तो आप कोशिश करिएगा, आप दोनों साइड के थोड़ा बहुत पॉइंट बता सकते हो। आप बता सकते हो कि हाँ यार, कुछ एक लेवल तक हम मतलब हमने कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो आरबीआई की कोशिश ये रही है कि एग्रीकल्चर जो लोन है वो डेफिनेटली किसानों तक मिल पाए। अब उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपका फूड के प्रोडक्शन के ऊपर होता है, एंड उससे कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है। या फिर आरबीआई ने समय समय के ऊपर रेपो रेट में बदलाव किए हुए हैं ताकि प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड कंज्यूमर डिमांड को हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएँ। ठीक है ना? इसके अलावा और भी आरबीआई यहाँ पे स्टेप्स लेता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो। पर दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत दोस्तों ये आती है कि आरबीआई का कंट्रोल ना डिमांड साइड के ऊपर ज़्यादा है, पर सप्लाई साइड के ऊपर उसका कुछ खास कंट्रोल तो है नहीं। और जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, सप्लाई साइड के ऊपर उसका ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या कर लेंगे वो? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। है कि नहीं? तो उस समय के ऊपर आपको लिखना होगा इफेक्टिवनेस लिमिटेड होती है क्योंकि सप्लाई के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। या फिर कई बार अगर मान लो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से क्या करा जा रहा है, अगर फिस्कल पॉलिसी में सरकार ये कर रही है कि लोगों को पैसा बाँट रही है, तो आरबीआई क्या ही कर लेगी उस केस के अंदर? या फिर फिस्कल पॉलिसी आपकी बोल रही है कि ज़्यादा एमएसपी दो, तो आरबीआई क्या ही कर लेगा उसके ऊपर? कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाहर वहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे आरबीआई क्या ही कर लेगा? कुछ कंट्रोल नहीं है इस चीज़ के ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आरबीआई का कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कुछ है ही नहीं। आरबीआई डिमांड साइड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर देती है, पर सप्लाई साइड को कंट्रोल करना, फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करना, ज़्यादा एमएसपी कैसे रोकना हो गया, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया, इनके रिगार्डिंग आरबीआई का जो कंट्रोल होता है, वो काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जब हम बात करें ना इफेक्टिवनेस की, 2-3 पॉइंट्स देंगे, डेफिनेटली कोशिश करी है आरबीआई ने, पर काफ़ी सारे आपको 4-5 पॉइंट उसके देखने को मिलेंगे कि उतना इफेक्टिव हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, जो कि क्लियरली ये दिखाता है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमारी बॉडी रहेगी, जहाँ पर हम 3 पार्ट्स हम करेंगे। पहला हो गया कॉजेज़ वाला, दूसरे में हम दिखाएँगे कि थोड़ा आरबीआई ने कोशिश करी है, और तीसरा हम दिखाएँगे कैसे इनइफेक्टिव रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली कर्ब द इन्फ्लेशन। इन दी एंड हमें क्या करना होगा? हमें डेफिनेटली देखो कुछ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस की बात करनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों की कमी थी, तो हमें कोशिश ये करना होगा कि प्रॉपर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट? एक हमने ना एक फंड भी बनाया हुआ है इनफैक्ट, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो चीज़ों के प्राइस हैं, वो कहीं न कहीं स्टेबल रहें, ठीक है? क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन की हमें ज़रूरत होती है। ये मोनोक्रॉपिंग वाले मुद्दे हमें कहीं न कहीं काफ़ी नुकसान करते हैं, राइट? तो इस तरह के कुछ अच्छे-अच्छे आप सॉल्यूशन या कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिसके माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इस तरह की इन्फ्लेशन होती है उसको हम यहाँ पे रोक पाएँ। तो इस तरह से आप एक अच्छा आंसर यहाँ पे लिख सकते हो।
डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं, कैसे एक अच्छा आंसर यहाँ पे लिखा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी साथ में आप राइट डाउन कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।